आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि जब समीकरण युग्म दिया हो तो कैसे हम लोग समझेंगे कि समीकरण युग्म का हल होगा या न होगा, यानी कि हम लोग उसमें एक्स वाई का मान हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, इसको हम लोग कैसे जानेंगे। हो सकता है कि कुछ इक्वेशन ऐसे दे दिया जाए जिसको देख कर लगे कि इसको तो हम लोग प्रतिस्थापन, विलोपन, तुलनात्मक विधि से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, या और भी विधि अगर जब ब्रजगुणनखंड विधि आप लोग को बता दिया जाए, अनुपात निर्णय बता दिया जाए, तो आप लोग सोचिए कि हम लोग तो इसे हल कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसको जब सॉल्व करने जाइएगा तो उसमें एक्स और वाई का मान नहीं निकलेगा, तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। जैसे कि आप लोग को देख कर लग रहा होगा कि 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 7। आप लोग सोचिएगा कि ये तो समीकरण जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसका जब हल निकालिएगा तो इसमें एक्स और वाई का आप लोग से हल नहीं निकल पाएगा, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि किस समीकरण का हल निकल पाएगा, किसका हल नहीं निकल पाएगा। तो आज आइए हम लोग इस वीडियो में इसी का चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग कैसे समझ रहे हैं, तो इसमें आप लोग को थोड़ा शुरू से लाया जाए। जैसे कि सामान्य या व्यापक रूप, सामान्य या व्यापक रूप, जो कि फर्स्ट पार्ट में हो चुका था। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य या व्यापक रूप क्या होगा, इसका होता है ax + by + c = 0। इस तरह से होता है। इसमें अब समीकरण जो है युग्म में दिया होता है, जोड़ा में, तो यहाँ हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एक समीकरण के लिए दूसरे के लिए, फिर एक और इसका सामान्य या व्यापक रूप ले लेंगे। तो चूंकि पहला समीकरण है इसलिए इसमें हम लोग 1 1 1 लगा देते हैं। दूसरा समीकरण है इस सब में हम लोग 2 2 2 लगा देते हैं। तो इस तरह समीकरण युग्म हम लोग का तैयार हो गया। अब हम लोग इसमें सबसे पहले जैसे कि हम लोग यहाँ a1/a2 का मान निकाल लेंगे, a1/a2 का मान निकालेंगे। फिर हम लोग b1/b2 का मान निकाल लेंगे। देखेंगे कि अगर ये बराबर नहीं हो रहा है, अगर बराबर नहीं होगा तो हम लोग को c1/c2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग यहीं पर देख लेंगे कि अगर a1/a2 बराबर नहीं आएगा b1/b2 के, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इससे क्या क्या कंडीशन आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। इससे एक और निष्कर्ष निकलेगा, समीकरण युग्म संगत होगा। और एक और निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे कि अगर हम लोग इसका रेखा खींचे तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यानी कि अगर हम लोग इसका आलेख खींचे तो इसका जो रेखा होगा प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि कोई एक फिक्स पॉइंट पर आकर कट जाएगा, यानी कि ऐसे आलेख हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो इसमें 3 निष्कर्ष निकला। अब आपसे क्वेश्चन में जिस तरह के कंडीशन पर पूछे हम लोग उसी का केवल आंसर देंगे। अगर पूछता है कि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा या अनंत हल होगा, तो उस परिस्थिति में हम लोग केवल इसी लाइन को लिखेंगे। अगर पूछता है कि समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत, तो केवल हम लोग यही आंसर देंगे। मतलब जितना क्वेश्चन पूछा जाए हम लोग आंसर उतना ही का देंगे। अब फिर 2 नंबर में हम लोग अगर a1/a2 निकालते हैं, फिर हम लोग b1/b2 निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि दोनों आपस में बराबर आ गए, यहाँ पर तो बराबर नहीं था तो यहीं पर छोड़ दीजिए। अगर दोनों आपस में बराबर आ जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग c1/c2 भी निकालेंगे। तब देखेंगे कि अगर ये बराबर नहीं आ रहा है
तो लिखा जाएगा, इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा, हम लोग लिखेंगे कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ कि समीकरण युग्म असंगत होगा। और अगर हम लोग इसका आलेख खींचने जाएं तो लिखा जाएगा रेखाएं समांतर होंगी। कहने का मतलब है कि कोई बिंदु पर ही नहीं काटेगा जाता। जब आलेख खींचेंगे तो एक रेखा हम लोग ऐसे खींचे तो दूसरा फिर इसी के समांतर आ जाएगा, यानी कि कोई बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। और फिर तीसरा है कि अगर हम लोग A1 बटा A2 निकाले, फिर हम लोग B1 बटा B2 निकाले, अगर दोनों बराबर आ गया तो हम लोग C1 बटा C2 निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि ये भी बराबर आ जाए तो क्या होगा, तब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यानी कि इसमें x y का बहुत सारा मान आ सकता है। और दूसरा होगा कि समीकरण युग्म संगत होगा। और तीसरा निष्कर्ष निकलेगा कि रेखाएं आश्रित या संपाती होंगी। कहने का मतलब है कि अगर एक समीकरण का हम लोग आलेख खींचे और दूसरा का जब हम लोग आलेख खींचेंगे तो इसी लाइन पर ही क्या होगा, चढ़ जाएगा, ओवरलैप करेगा। तो इस तरह से इसका अनंत हल हो जाएगा, क्योंकि एक रेखा जो होता है ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है और इस पर दूसरा रेखा जब ओवरलैप कर रहा है इसको अनंत बिंदु पर काट रहा है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसका क्या हल होगा, तो अनंत हल होगा। यहाँ पर एक भी पॉइंट पर नहीं काटा इसलिए कोई हल नहीं होगा, और यहाँ पर चूंकि एक पॉइंट पर जाकर काट दे रहा है इसलिए इसका एक हल होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि किस टाइप के समीकरण का हम लोग हल ज्ञात कर सकते हैं, तो केवल अगर इसी कंडीशन में आएगा तो ही हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। या फिर कोई भी दो वेरिएबल क्वांटिटी दे दिया हो, कोई जरूरी हमेशा x y ही देगा। आप लोग को बताया जा चुका है अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर जो होगा उसको हम लोग चर राशि कहते हैं, यानी कि वेरिएबल क्वांटिटी कहेंगे। तो उसमें हम लोग मान निकाल सकते हैं कब, जब इस कंडीशन में होगा। तो बाकी कंडीशन में होगा तो हम लोग x का y का मान नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को बात समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट देखे थे, अब उसके आधार पर कुछ हम लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग उस कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लें। यहाँ जैसे कि दिया हुआ है कि A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करके बताना है कि कौन सा समीकरण युग्म संगत है और कौन सा असंगत। हो सकता है इसी में दे देता कि इसका तुलना करके बताने के लिए कि रेखाएं समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी या आश्रित होगी, या हो सकता है दे देता इसी तरह की किसका अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा, किसका अनंत हल होगा, इस तरह से दे सकता था। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे एक में यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद इसी में दूसरा समीकरण दिया है 4x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चूँकि पहला समीकरण है और बताया गया है कि समीकरण ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में होता है बराबर 0। इसी तरह दो चार और रैखिक समीकरण होता है, तो a का मान हो जाएगा 2, यहाँ पर b का मान कितना आएगा तो 3,
और सी का मान कितना आ जाएगा, तो 8। अब उसी प्रकार दूसरे में ए का मान कितना आएगा, 4, बी का मान -5 चिन्ह के साथ बोला जाता है, प्लस तो छिपा हुआ रहता है इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस चिन्ह नहीं दर्शाए, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और सी का मान कितना होगा, -7। अभी चूंकि पहला समीकरण था इस सब में हम लोग 1 1 1 लगा दिए, और ये दूसरा था तो सब में 2 2 और 2 लगा दिए। ये केवल समझाने के लिए था, इसका कोई ऐसी यूज नहीं है। तो यहाँ A1 बटा A2 हम लोग पहले निकाल लेंगे, यानी कि 2/4 यहाँ आ जाएगा 1/2। 2 से इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 2 से भाग लग जाएगा तो। उसके बाद B1 बटा B2 निकाला जाएगा 3/-5, यानी कि -3/5 हम लोग लिखे। अब यहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि A1 बटा A2 जो है 1/2 आ रहा है, B1 बटा B2 -3/5 आ रहा है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, दिखाई दे रहा है सीधे। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, इसलिए समीकरण युग्म संगत होगा। अभी आप लोग में लिखवाया गया है, तो आप लोग वहाँ से नोटबुक में नोट कर सकते हैं और उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें कंडीशन में दिखाई दे रहा होगा कि लिखवाया गया होगा A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, तो इसलिए समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, तो संगत हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब इसी का 2 देखिए दिया हुआ है, 4x - 6y - 14 बराबर 0, 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। इसमें A1 का मान आ गया 4, B1 का मान -6 और C1 का मान -14। फिर A2 इसका मान आएगा 2, B2 मान आएगा -3, C2 मान आएगा -7। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे पहले A1 बटा A2, 4/2 हो जाएगा, यहाँ पर कट कर आ जाएगा 2। फिर B1 बटा B2 -6 बटा -3, माइनस माइनस कैंसिल कीजिए, 3 से इसको 2 बार में काटिए, यानी कि यहाँ आ गया 2। फिर हम लोग जब दोनों बराबर आ जाएगा तो हम लोग C1 बटा C2 निकालेंगे, तो C1 बटा C2 -14 बटा -7, माइनस से माइनस काटिए, 7 से 2 बार में कट जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि तीनों बराबर आ गया, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर हो गया C1 बटा C2, लिखा जाएगा। इसलिए समीकरण युग्म संगत होगा। बात तो समझ में आ चुका होगा यहाँ तक। तो अब फिर हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 के तरफ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें दिया हुआ है 12x प्लस 9y प्लस 5 बराबर 0, 4x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ A1 बराबर हम लोग ले लेंगे 12, B1 बराबर 9, C1 बराबर 5, A2 बराबर 4, B2 बराबर 3, C2 बराबर 4। यहाँ से हम लोग पहले A1 बटा A2 निकालेंगे, 12 बटा 4, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर निकालेंगे हम लोग B1 बटा B2, 9 बटा 3, यहाँ पर भी मान 3 आ जाएगा। फिर निकाला जाएगा C1 बटा C2, 5 बटा
तो अब देखा जा रहा है कि A1 बटा A2 ये तो बराबर आ जा रहा है B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, इसलिए समीकरण युग्म असंगत होगा। अब इसी पर अगर मान लीजिए कि कहीं दे देता प्रश्न में यहाँ पर हेडिंग में कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 की तुलना करके बताइए कि किसका एक अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा और किसका अनंत हल होगा। तो हम लोग पहले इसको तो सॉल्व करते हुए आएंगे यहाँ तक A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 निकालते, और तब हम लोग देखते कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, और ये गलती बोल दी है, A1 बटा A2 जो है बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो हम लोग इसका कंडीशन देखेंगे कि इसमें क्या लिखाया गया है कि अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा या अनंत हल होगा। तो हम लोग उसमें देख लेंगे, वहाँ लिखाया गया होगा निष्कर्ष में कि इस कंडीशन में आएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आंसर में कि हाँ इसका कोई हल नहीं होगा। अगर इसके बारे में अगर पूछा जाता कि रेखाएं कैसा होगा जब इसका आलेख खींचा जाएगा, तो प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या समपाती होगा, तो इस कंडीशन में हम लोग जाएंगे, खोज लेंगे और उसमें दिखाई देगा कि रेखा कैसा होगा तो समांतर होगा। उसी तरह से इस दोनों क्वेश्चन के साथ भी वही कंडीशन है। तो आप लोग बुक से इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें जो भी दिया होगा कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 का तुलना करके बताने के लिए उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और तब ब्रज गुणनखंड विधि बताया जाएगा। इससे आप लोग को यही बेनिफिट मिला कि जब आप लोग कोई भी समीकरण युग्म दिया हो तो आप लोग देख सकते हैं कि किसका हम लोग हल निकाल सकते हैं और किसका हल नहीं निकाल सकते हैं। जिसका हल निकाला जाएगा उसी में आप लोग टाइम दीजिएगा, नहीं तो कोई कभी कभी ऐसा भी करता है कि समीकरण युग्म देकर छोड़ दिया और उसमें आप लोग हल निकाल रहे हैं और उसका हल निकलेगा ही नहीं। तो अब आप लोग परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।